आप सभी को नमस्कार। आज से हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और इस एक नए अध्याय में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। इस वीडियो में हम लोग पिछले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रश्न आए हैं उनका एमसीक्यूज तो देखेंगे ही, साथ में करेंगे डिटेल एनालिसिस। इससे आपको हेल्प मिलेगा समझने में प्रश्न कैसे आते हैं, हेल्प मिलेगा ये समझने में कि क्वेश्चन को डिटेलिंग कैसे करना है। बोलते हैं ना डिटेल इन द डेविल, तो हम लोग उसको प्रयास करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो नए जुड़े होंगे उन सबको यहाँ से कुछ जानकारी मेरे बारे में मिल जाएगी। मैं वर्तमान समय में स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे हूँ, सीजीपीएससी द्वारा ही चयनित। इसके अतिरिक्त अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें, कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो इस इंस्टा आईडी से जुड़ करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। और आप सबको पता ही है कि सीजीपीएससी का एक टेस्ट सीरीज हम लोग इस प्राइस पे चला रहे हैं और पीडीएफ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे क्या पीडीएफ अवेलेबल होगा, तो पीडीएफ का लिंक जो है हम लोग ओपन कर देंगे आज या कल से। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी टेस्ट हुए पीडीएफ आपके सारे डाउनलोड हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे की भी पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएंगे और वीडियो एनालिसिस भी डलने वाला है, तो आप चाहें तो इसे एक बार जाके चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो कि हम लोग का आया था 2019 में, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन देखिए, विश्व बैंक, नीति आयोग, विश्व आर्थिक फोरम या अकडांट। अच्छा, ये अकडांट जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखाएगा UNCTAD, ऐसे करके लिखाएगा ये, ठीक है। ये ऐसे करके इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले सही उत्तर को देखते हैं, उसके बाद फिर डिटेलिंग में चलेंगे। इसका सही उत्तर वैसे यही है आपका UNCTAD। अच्छा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, यही तो डिटेलिंग है। यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद है आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। ये डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट जारी करता है। तब रिपोर्ट जारी करता है तो 2024 में भी किया होगा, अभी 2024 में भी हुआ होगा। जी हाँ, 2024 में भी एक डिजिटल रिपोर्ट इसने जारी किया है। इसमें बोला गया है कि इंटरनेट यूजर जो है 5.4 बिलियंस हो गए हैं। 5.4 बिलियंस इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं, ये बोला गया है। इसमें एक चीज और बोला गया है कि जो डिजिटल ई वेस्ट है वो 30% से बढ़ गया है, राइज किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ये रिपोर्ट जारी किया है आपका UNCTAD, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था इसको भी एक बार जान लीजिए। 1964 में ये फॉर्म किया गया था। 195 नेशंस के साथ हेडक्वार्टर आपको जिनीवा में मिलेगा। जिनीवा कहां? स्विट्जरलैंड। अच्छा, आपका एक और प्रश्न आ रहा होगा, क्या ये संस्था कोई और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाए, है ना? तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण और रिपोर्ट जारी करती है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था भी यही है, UNCTAD। ठीक, ये तो चलिए ठीक है। इसके अतिरिक्त बाकी संस्था भी हम लोग को दिख रहे हैं, जैसे विश्व बैंक। विश्व बैंक ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। और एक और रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट भी जारी करने वाली जो संस्था है वो विश्व बैंक ही है। नीति आयोग, नीति आयोग आपको क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स इसी ने जारी किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। तो इतनी सारी चीजें हैं जो इस एक सिंपल क्वेश्चन में से तैयार होकर के आ रही है। तो आपको मेक श्योर करना है कि डिटेलिंग आपको ऐसे करना है ताकि आगे के लिए जो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको हेल्प करे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नांकित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? अब जैसे ये क्वेश्चन आया है ना, उत्पादन सीमा, मूल्यवर्धी या सेवा कर, तो इसमें आपको सबसे पहले डिटेलिंग में क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि डिटेलिंग आप जितना ज्यादा करेंगे आगे के क्वेश्चन के लिए आप और जितना प्रिपेयर होते हैं। ठीक, तो जीएसटी पूछा गया है तो आपका सबसे पहला चीज आना चाहिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। पहला क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया आपसे। दूसरा, पहले इसका अगर हम लोग आंसर देखने का प्रयास करें तो इसका है आपका सीमा शुल्क।
सीमा शुल्क जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कस्टम, कस्टम ड्यूटी, कस्टमन ड्यूटी जो है वो नहीं आता है इसमें। तो कौन कौन आता है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो एकदम आपको टोटल याद नहीं रखना है कि कौन कौन आता है, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद होना ही चाहिए वो है आपका 17 प्रकार के इनडायरेक्ट, 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स इसमें आते हैं। तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन को आपको डिटेल करना है। आगे के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? मक्का, जूट, कपास या सोयाबीन। आप एक बार क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या आपको ये समझ में आ पा रहा है? यहां से हम लोग को एक चीज और समझने को मिलता है कि सीजीपीएससी जो रहता है ये क्रॉप वाला क्वेश्चन जो है ना वो पूछता ही है। आप इस क्रॉप वाले क्वेश्चन को किसमें ले सकते हैं? ज्योग्राफी का भी पार्ट है और इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, ठीक। तो देखते हैं इसका सही जोड़ी क्या है। सोयाबीन, आंध्र प्रदेश, ये जो है आपका सुमेलित नहीं दिख रहा, क्योंकि आप जब सोयाबीन की बात करते हैं ना तो सोयाबीन सबसे ज्यादा जहां होता है वो है आपका एमपी। 2015 या 2016 में इस टाइप का एक प्रश्न आया था कि सोयाबीन कहाँ सर्वाधिक होता है। तो आप अगर क्वेश्चन को डिटेल करे रहेंगे तो यहां से आपको आंसर भी निकलेगा, ठीक है। और बाकी चीजें हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। देखिए, जूट पश्चिम बंगाल, मक्का उत्तर प्रदेश, कपास महाराष्ट्र। कपास की जब आप बात कर रहे हैं तो कपास महाराष्ट्र के अतिरिक्त गुजरात पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे यही रहते हैं। कारण क्या है? काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इसी एरिया पे मिलता है, इसी कारण यहाँ पे कपास जो रहता है वो सर्वाधिक होता है। तो इस टाइप की डिटेलिंग हम करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व अर्थशास्त्रीय मंच के वैश्विक लिंग अंतराल, ठीक है। ऑप्शन देखिए 109, 110, 111 और 112। चलिए 2020 का है तो शायद उतना महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन अभी भी तो आया है, 2024 में भी तो आया हुआ है। क्या वहां से हम लोग निकाल सकते हैं कुछ डेटा? जी हाँ, निकाल सकते हैं। तो 2024 में जो डेटा आया है वैश्विक जेंडर गैप बोलते हैं ना इसको, जेंडर इनइक्वेलिटी इसको बोला जाता है आपका वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप ये बोला जाता है। और इसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो पहले प्लेस पे जहां पे सबसे कम जेंडर गैप है वो है आपका आइसलैंड, सबसे कम। दूसरे प्लेस पे जो है वो है आपका फिनलैंड। तीसरे प्लेस पे जो है वो है आपका नॉर्वे। अब पूछेंगे भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो रैंक है वो है आपका 129। कब? 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, 2023 में हम लोग अच्छी स्थिति पे थे। 2023 पे हम लोग जो थे वो थे 123 प्लेस पे हम लोग 2023 पे थे। तो हम लोग दिखता है कि जेंडर इक्वेलिटी पे शायद थोड़े से पिछड़ रहे हैं, है ना। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस रिपोर्ट को आपका जारी करता है। एक और चीज है कि आपसे पूछ सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्योंकि ये रिपोर्ट जारी कर रहा है और महत्वपूर्ण है, तो ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर क्या है ना। पूरे विश्व में अगर मेल इज टू फीमेल का ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर देखेंगे तो ये आपका 65.5%। मतलब अभी भी पूरे विश्व में इतना आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, 68.5। अभी भी हम लोग 100% के लिए नहीं जा पाए। जो हम लोग आइसलैंड की बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा है, 90-95% आसपास इस टाइप से कुछ है, जहां पे सबसे कम आपको जेंडर गैप देखने को मिलता है, ठीक। तो ऐसे करके आपको डिटेलिंग करना है, चीजों को ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किन देशों ने नामा 11 का गठन किया है? नामा 11 पूछा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। विकसित, विकासशील, कम विकसित या विकासशील एवं कम विकसित देश। तो नामा 11 क्या होता है? फुल फॉर्म पे ही पूरा आंसर निकल जाएगा इसमें आपका। नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, फुल फॉर्म यहां निकल गया। अब इसी से डिटेलिंग निकल जाएगा। नामा 11 जो रहेंगे नॉन एग्रीकल्चर, जो अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे। विकसित देश तो नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। इसका सही आंसर है आपका विकासशील देश।
विकासशील देश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पढ़ेंगे। पेपर गोल्ड पूछा हुआ था कि इसका क्या आशय है। एक बार क्वेश्चन आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है, विशेष निर्वाह अधिकार है, सोने से जुड़ी मुद्राएं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये पहला आएगा आईएमएफ का आपका विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर। एसडीआर बोलते स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोला जाता है, ये होता है। ठीक है, पेपर गोल्ड से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग। ये आया आपका नेशनल इनकम से संबंधित क्वेश्चन। एक बार चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करके देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना का श्रेय, बहुत लंबा क्वेश्चन आया हुआ है। और आपसे कथन पूछा है कि बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आते हैं तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। देखिए कैसे अटेम्प्ट होता है। सबसे पहले देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकलता है, सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्य ह्रास। शुद्ध घरेलू उत्पाद हम लोग बोलते हैं एनडीपी को, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका जीडीपी। जीडीपी में हम लोग जो है डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, मतलब मूल ह्रास को माइनस करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, प्लस करने के लिए बोला, मतलब कथन एक तो आपका गलत हो जा रहा है। तो कथन 1 2 3 सभी सही है तो हो ही नहीं सकता। केवल कथन 1 व 2 सही है भी संभव नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, नहीं पता, लेकिन केवल कथन 2 और 3 सही है। क्या ये हो सकता है, संभव है, हो सकता है। जब भी इस टाइप का 50-50 आपका फंसेगा ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस रहता है कि आंसर जो रहता है मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है। ठीक, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद बटे राष्ट्र का कुल जनसंख्या। इसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है जब इकोनॉमिक्स को किया हुआ था, तो 2 तो सही है, तो 2 यहाँ पे सही आपको मिल रहा है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है तो संभव ही नहीं है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे करके आपको निकालना। देखिए तीसरा जो कथन है उससे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, इसका इस्तेमाल करके मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन ऊपर के 2 तो सही है ना, ऊपर के 2 से तो निकल जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। उचित और लाभकारी मूल्य नियम निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो एक इजी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। बस सिंपल सा करना है आपको, गन्ना जो होता है वो इस वाले फसल पे आता है। अगला, थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI बोलते हैं, कि गणना में विनिर्मित उत्पादन का महत्व कितना है। अब ये क्वेश्चन जो आया, अब देखिए इस चीज को समझिएगा। WPI इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक रहता है आपका CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों का इस्तेमाल किया जाता है क्या, इन्फ्लेशन को नापने के लिए। दोनों पैरामीटर है, इन्फ्लेशन को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, WPI और CPI। अब दोनों को ध्यान रखिएगा। जैसे WPI, अगर आपसे पूछेगा WPI को जारी कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को जारी करता है। CPI को पूछेगा तो NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर करना रहता है कि परसेंटेज में बताइए, तो ये परसेंटेज में क्वेश्चन आप बता ही नहीं पाएंगे। एग्जाम के हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं तो जैसा मैं बोलता हूं ना आपको कि ये आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इस एक क्वेश्चन के पीछे जाएंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन आप खराब कर लेंगे, तो इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। लेकिन आप जो यहाँ से चीजें निकाल लिए हैं वो ये है WPI और CPI क्या होता है। दोनों एक पैरामीटर है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को नापते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से ना एक क्वेश्चन आपका आगे आएगा, जो मैं आपको बोला हूं ना कि पिछले साल के क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए, इससे आगे क्वेश्चंस आ सकता है, आएगा आपको। देखिएगा WPI का एक क्वेश्चन आगे है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है। स्पेशल ड्राइंग राइट, अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा स्पेशल ड्राइंग राइट का, अभी उसका परसेंटेज पूछ दिया। जितना आपने इन्वेस्ट किया, जितना आपने पैसा लगाया हुआ, उसी के हिसाब से आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स मिला हुआ रहता है। तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही था, अगर आप इसको अच्छे से डिटेलिंग भी करके जाते ना तो संभव नहीं था जिसको आप बना पाते। बस आंसर ध्यान रखिएगा 2.75 और 2.63। मतलब ये क्वेश्चन अगर दोबारा आए ना तो छूटे नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, IMF पूछ ही दिया है तो हेडक्वार्टर भी देख ही लेते हैं। वॉशिंगटन,
वॉशिंगटन यूएसए में मिलता है, वहाँ मिलेगा आपको। और ये बना कब था आईएमएफ? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको ध्यान आ रहा होगा 1991 का भारत में आया था इकोनॉमिक क्राइसिस, जहां पे आईएमएफ ने ही हमको लोन दिया था। आईएमएफ के लोन की एक खासियत रहती है, ध्यान रखिएगा, आईएमएफ जब भी लोन देता है ना तो वो कंडीशन में देता है लोन। बहुत ज्यादा स्थिति खराब होगी किसी कंट्री की और वो अगर आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं ना, समझ जाइए कि स्थिति बहुत खराब ही देश की, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को भी 5 या 6 बिलियन आसपास शायद कुछ पैसे लेने की आवश्यकता पड़ गई थी। वर्ल्ड बैंक तो दे नहीं रहा है, वर्ल्ड बैंक हमेशा डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देता है, ठीक। आईएमएफ आपको अनकंडीशनल लोन देता है, लेकिन अपनी कंडीशन रखता है कि ये कंडीशन तुम करोगे तब मैं तुमको पैसा दूंगा। जैसे 1991 का इकोनॉमिक क्राइसिस याद रखिए, भारत को पैसे की जरूरत थी। अगर आप इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़े, 7 दिन का अपने पास स्टॉक बचा था, 7 दिन के बाद देश को दिवालिया घोषित करना पड़ जाता। तो 91 में क्या हुआ, हम लोग आईएमएफ के पास गए। अब आईएमएफ क्या बोला कि ठीक है मैं लोन तो दे दूंगा आपको, लेकिन आपको 3 चीजें लागू करनी पड़ेगी, LPG मॉडल, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अगर ये लागू नहीं करोगे तो पैसा नहीं दूंगा। आईएमएफ का सीधा सा है कि मेरे को मेरा पैसा निकालना है, तो मेरे को मेरा पैसा निकालने के लिए ये कंडीशन है, करना पड़ेगा आपको, तब पैसा लोन, तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये है आपका आईएमएफ। आगे चलेंगे हम लोग। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पे घटते क्रम में सजाएं। सबसे कम कौन सा है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा पंजाब साइड पे ज्यादा अच्छा दूध, मध्य प्रदेश और गुजरात साइड पे थोड़ा सा कम है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है जमाने के लिए, देखिए क्रॉप जो है ना, क्रॉप से संबंधित आप देखेंगे क्वेश्चन आपको दिखेगा, है ना। क्रॉप से संबंधित देखिए दोबारा आ गया, रागी, बाजरा, ज्वार और उड़द और कूट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है ना। अगर हमको ये पता हो कि बाजरा कहाँ होता है, बाजरा वैसे होता है आपका राजस्थान में। और अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्रॉप और राज्यों से संबंधित और मिनरल और स्टेट से संबंधित डेटा रिन्यू होता है हमेशा। तो हमको नया डेटा पढ़ना, ये नहीं कि मैं अभी करवा दिया, हो सकता है अभी रिसेंट वाले डेटा में बाजरा जो रहेगा आपको कहाँ मिल जाए, उसी से मिलता जुलता, गुजरात में मिल जाए, तो टॉप स्टेट जो रहेगा उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकता है। अभी जो है बी का 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुजरात नहीं था, इसी वजह से मैंने राजस्थान जो सेकंड टॉप था उसको लिया। तो बी का 3 अगर मैं मिलाने का प्रयास करूँ तो यहाँ पे मेरे को आंसर निकलता हुआ दिखता है। तो आपको ऐसे करके भी मिलान करना सीखना पड़ेगा, जहाँ एक आपको पता रहे ना, तो उससे आप सारा आंसर आराम से निकाल लें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नाम मात्र जीडीपी क्या होता है, नाम मात्र नॉमिनल जीडीपी इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ, आप चाहे तो एक बार इसको पॉज करिए और ट्राई करिए, मैं डिटेलिंग बताता हूँ इसके बारे में आपको। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिए, मैं तब तक यहाँ पे कुछ वर्क करते हैं। चलिए पहले इसका डिटेलिंग हम लोग देख लेते हैं। जब भी आप जीडीपी निकालेंगे ना, तो 2 टाइप का जीडीपी निकलता है, एक रहता है आपका नॉमिनल, एक रहता है आपका रियल। नॉमिनल और रियल दोनों में अंतर क्या होता है उसको हम लोग एक बार समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी जो रहता है वो करंट या मार्केट प्राइस के ऊपर वर्क करता है, मार्केट प्राइस के ऊपर वर्क करता है। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट जो रहता है उसके अनुसार जब आप जीडीपी निकालेंगे तो नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। रियल के लिए एक बेस ईयर सेलेक्ट है, इस बेस ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा जीडीपी को निकालने के लिए, ठीक है। जनरली आप देखिए स्थिर भाव में, आपने सुना होगा जीडीपी स्थिर भाव में, इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग किए हैं, वो रहता है रियल। और जब आप जीडीपी को निकालते हैं मार्केट प्राइस में तो वो होता है आपका नॉमिनल। यहीं से आपका आंसर निकलेगा। देखिए क्या होता है, जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पे किया जाता है, जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पे किया जाता है, जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्य पे किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार मूल्य पे या कीमत पे किया जाता है। जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्य पे किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल जीडीपी। अब यहाँ पे हम लोग नॉमिनल पे आए हैं तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्या पता अगली बार फॉर्मूला पूछ दे इसका, है ना। तो इसका जो है फॉर्मूला है डिफ्लेक्टर, नॉमिनल जीडीपी एन
जीडीपी लिख रहा हूं मैं इसको। इसका फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ये आपके काम आएगा। इसको लिखते हैं हम लोग डिफ्लेटर, डिफ्लेटर आएगा इनटू रियल जीडीपी, डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी बटे 100। और यहाँ पे जो डिफ्लेटर का मीनिंग है, यहाँ पे जो हम लोग डिफ्लेटर का मीनिंग निकालते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में आएगा आपका रियल जीडीपी इनटू 100। तो डिफ्लेटर जो रहता है परिवर्तन को दर्शाता है, डिफ्लेटर का मतलब ही परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन आएगा, दोनों के बीच में जो परिवर्तन आएगा उसका इस्तेमाल करके हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा, आने वाले टाइम पे आपको हेल्प मिलेगा। आइए, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई क्या होता है पूछा गया है आपसे। पीडीआई, पीडीआई का फुल फॉर्म है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, इसका पहले आंसर करते हैं फिर डिटेलिंग पे चलेंगे हम लोग। वैसे इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पीडीआई होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। यही आंसर पीएससी ने शुरुआत में लिया था, बाद में चेंज करके उसने आंसर ले लिया ए, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान। अच्छा, पीडीआई मतलब आप समझ लीजिए तो आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। आप नेट समझते हैं, नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो आपके हाथ में, मतलब आपने सारा खर्चा कर दिया, आपने टैक्स पेमेंट कर दिया, आपने सब्सिडी दे दिया, आपने सब कर लिया, आपके हाथ में नेट पैसा बचा हुआ है, इस नेट पैसे को पीडीआई बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए वही तो लिखा रहे हैं यहाँ पे, पीडीआई मतलब व्यक्तिगत आय, जो हमारा आय रहेगा उसमें व्यक्तिगत कर भुगतान, मतलब सारी चीजों को माइनस करने के बाद अपने हाथ में जो पैसा बचेगा उसको हम लोग पीडीआई बोलेंगे। यही होता है इसका मीनिंग और यही आंसर इसने लिया हुआ है। अगला, राष्ट्रीय आय एनआई क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे एनआई का अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है, आपको इसको बताना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करिए, एक बार ट्राई करके देखिए सही आंसर इसका क्या है। चलिए, इसको आपने ट्राई कर लिया होगा, इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। एनआई नेशनल इनकम इससे निकलता है आपका बाजार मूल्य पे एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। इसको ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स जब हम लोग करेंगे ना तो इसको डिटेल पे देखेंगे। एनएनपी मार्केट प्राइस पे, एनएनपी मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, तो इससे आपका निकल जाता है क्या? एनआई नेशनल इनकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। पूछा है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आपके पास ये ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। अगर सही उत्तर पूछेंगे तो लास्ट आपका पंचवर्षीय योजना तभी चलेगा ना, उसके बाद तो फिर हम लोग नीति आयोग के प्लान पे आ गए हैं। तो 2012 से 2017 ये लास्ट आपका पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम लोग क्या देख पा रहे हैं नया, कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ ही रहा है ना। कभी आईएमएफ से उठा करके पूछ देता है, कभी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन से उठा करके पूछ देता है, लेकिन पूछ रहा है तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, हमने देखा कि नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर है उसको डिटेल करना जरूरी है। नेशनल इनकम का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको डिटेलिंग करेंगे हम लोग। तीसरा, हमने देखा कि क्रॉप्स जो है, क्रॉप से उठा करके ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये तीन ऐसे टॉपिक है जहां से कंटिन्यू आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपने एक देखा कि यहाँ आपका पंचवर्षीय योजना जो 12th 5 ईयर प्लान है वहां से उठा करके क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको तो हम लोग करना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको कंटिन्यू दिख रहा है।
है ना, कंटिन्यू यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो करना ही है। नेशनल इनकम, इसको भी देखना है, जरूरी है, और क्रॉप्स, इसको भी देखना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आ रहे हैं जहाँ पे आपको वर्क करने की नीड है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे। आप बताइए अगला किस टॉपिक पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस देखना पसंद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।